नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का इंडियन रिवर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, तो आज हमारा इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं भाई। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ चुके हैं। इसको दो भागों में बांट के पढ़े थे। एक हम लोग हिमालय नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे, दूसरा हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे। इसके आगे हमारी बातें हुई थी इस हिमालय नदी तंत्र के ऊपर भी। हिमालय नदी तंत्र को भी 3 भागों में बांट के पढ़ना है हम लोग को, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बारे में हम आपको डिटेल से कल बता चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए प्लीज, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे कल, उसको भी 2 भागों में बांट के पढ़ना है हम लोग को। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। आज हम लोग इसके आगे की बातें करने वाले मेरे भाई। आज हमारी जो बातें होने वाली हैं, ओरिजिन ऑफ रिवर्स सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम के बारे में पढ़ना है कि इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत समय पहले जब हमारा जो भारत है ये केवल और केवल प्रायद्वीपीय हुआ करता था। पहले हम लोग का जो हिमालयी भारत है वो नहीं था, ठीक है मेरे भाई। हिमालयी भारत पहले नहीं था। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। उन्हीं प्लेटों के अंदर क्या होता रहता है, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ गति होता रहता है। तो ठीक वैसे ही प्लेटों की गति की वजह से क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। जब 2 प्लेटें आपस में पास आई थी तो उन 2 प्लेटों के पास आने की वजह से क्या हुआ था कि नदियों के अवक्षेप के दबने की वजह से, जब नदियों के अवक्षेप पर दबाव पड़ा तो उस दबाव के कारण क्या हुआ था, हिमालय का हमारा निर्माण हुआ था। तो उसी हिमालय के निर्माण की वजह से क्या हुआ, हमारी 3 नदियों का विकास हुआ है, उद्गम हुआ है। आइए उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, बहुत समय पहले क्या था कि हमारे पास एक यूरेशियन प्लेट था और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का है। ये प्रायद्वीपीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। अब यूरेशियन प्लेट पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है इंडो-सिवालिक रिवर, जिसका नाम इंडो-सिवालिक रिवर है। ये इंडो-सिवालिक रिवर यूरेशियन प्लेट पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी उस समय। तो मेरे भाई ये जो इंडो-सिवालिक रिवर है ये अपना सेडिमेंट लाकर गिराती थी कहाँ, 33 सागर में। आज भी आप देखोगे तो 33 सागर का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। तो ये जो इंडो-सिवालिक रिवर है ये अपने पूरे के पूरे पानी तथा अवक्षेप को 33 सागर में गिरा देती। इस 33 सागर की जो गहराई थी वो 1600 मीटर के आसपास हुआ करती थी। जब ये नदी अपने अवक्षेप को इसमें गिराती थी, सेडिमेंटेशन करती थी, तो इधर से मेरा यूरेशियन प्लेट आगे बढ़ा, ठीक है ना। हमारा यूरेशियन प्लेट के अंदर जब गति हुआ तो ये प्लेट जैसे से आगे बढ़ा तो अब इसके ऊपर ये जो अवक्षेप है, इस 33 सागर के अंदर जो अवक्षेप पड़ा हुआ है, इन दोनों प्लेट के पास आने की वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर दबाव पड़ा। दोनों प्लेट के पास आने की वजह से उसके ऊपर क्या हुआ, दबाव पड़ा। इस दबाव को इसके अंदर जो भी सेडिमेंट थे, जो भी अवक्षेप थे, उसके ऊपर दबाव पड़ा तो क्या हुआ, ऊपर उठ गया। इसी ऊपर उठने से ही हमारे महान हिमालय का निर्माण हुआ मेरे भाई, हमारे महान हिमालय का निर्माण हुआ है। आइए उसको देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि जो इंडो-सिवालिक रिवर है इसका जो सेडिमेंट है ये हमारे 33 सागर में इकट्ठा हुआ। जब ये हमारा यूरेशियन प्लेट और हमारा प्रायद्वीपीय भारत एक दूसरे के अपोजिट दिशा में यानी विपरीत दिशा में गति करते हुए आपस में टकराए आए, तो जब इस हमारे 33 सागर में जो हमारा इंडो-सिवालिक रिवर का अवक्षेप है उसके ऊपर क्या पड़ा, दबाव पड़ा। उसके ऊपर जब ये दबाव पड़ा तो इस दबाव की वजह से जो सेडिमेंट है ये ऊपर की तरफ उठने लगे और यही उठकर एक महान हिमालय का निर्माण किए हैं जो आज हम लोग हिमालय के रूप में उसको देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं जब ये हिमालय का निर्माण हो गया, यही मेरा क्या है, उसी सेडिमेंटेशन से, उसी अवसाद से ये हमारा महान हिमालय बना है। ये महान हिमालय बना है। तो ये जो हमारा इंडो-सिवालिक रिवर है, यही इंडो-सिवालिक रिवर जो अकेले बहती थी अब उसकी 3 धाराएं मिल गई।
वो अपने 3 धाराओं में बढ़ गई। एक धारा का नाम सिंधु रिवर हो गया, एक धारा का नाम हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर और दूसरे धारा का नाम हमारा गंगा रिवर हो गया। इस तरीके से हमारा इंडो शिवालिक रिवर ही बाद में 3 भागों में बटी हुई है, 3 धाराओं में बटी हुई है। एक का नाम गंगा है, एक का नाम ब्रह्मपुत्रा और एक का नाम सिंधु है। इस तरीके से आपको शायद पता चल गया कि जो गंगा रिवर है वो कहाँ से आई थी। एक्चुअल में गंगा रिवर जो है वो इंडो शिवालिक रिवर की एक शाखा है। गंगा रिवर जो है वो इंडो शिवालिक रिवर की क्या है, एक शाखा है। और ये जो इंडो शिवालिक रिवर है ये कहाँ की नदी है मेरे भाई, ये यूरेशियन प्लेट में बहने वाली नदी है, यूरेशियन प्लेट में बहने वाली नदी है। अब उसी के सेडिमेंटेशन की वजह से, उसी के सेडिमेंट से, उसी के अवक्षेप, उसी के अवसाद के ऊपर ये जब ये प्रायद्वीपीय भारत और आपका यूरेशियन प्लेट जब आपस में एक दूसरे के पास आए तो उसके अवसाद पर जब ये दबाव पड़ा, उस दबाव, उस बलन के कारण ये हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। इसी हिमालय के निर्माण की वजह से ये हमारा जो इंडो शिवालिक रिवर है मेरे भाई, इस एक 3 धाराओं में बट गई है। ठीक है, एक धारा का नाम आपका सिंधु नदी हो गया, दूसरी धारा का नाम ब्रह्मपुत्र और तीसरी धारा हमारा हिमालय को तोड़ते हुए, ठीक है ना, हिमालय को तोड़ते हुए आगे गंगा नदी। ठीक है, इस तरीके से हमारी गंगा नदी बनी हुई है। अब हमारी बात होती है गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि गंगा नदी कितने दिन में बनी, लेकिन इसके पीछे की भी कहानी, गंगा नदी में केवल और केवल इंडो शिवालिक का ही पानी नहीं आता है। गंगा नदी में बहुत सारे ग्लेशियर के पानी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर है। उन ग्लेशियर का पानी गंगा नदी में आता है। तो अब हम बात करते हैं उस सभी ग्लेशियर के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे ग्लेशियर कौन कौन से मिले। तो जब हम आगे बढ़ते थे मेरे भाई, आप देख रहे हैं एक ग्लेशियर है बद्रीनाथ ग्लेशियर, दूसरा केदारनाथ और गंगोत्री ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर है। इन तीनों ग्लेशियर के मिलने से गंगा नदी बनती है। इन तीनों ग्लेशियर का पानी गंगा नदी में आता है। तो आप देखेंगे कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम अलकनंदा है और केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी है। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है मेरे भाई। जब ये तीनों नदियां मिलती हैं तब जाकर उसका नाम गंगा होता है। तो गंगा का नाम पहले भागीरथी है, गंगा का नाम पहले भागीरथी है। जब भागीरथी में हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां आकर मिलती हैं तब जाके ये भागीरथी बन जाता है गंगा नदी। और इसी गंगा नदी में उसके गंगा नदी में फिर यमुना नदी आकर मिल जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी में है। तो अब बात समझ में आया कि गंगा नदी बनी कहाँ। गंगा नदी पहले गंगा नहीं थी, पहले वो भागीरथी के नाम से उसको जानते थे। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इसी अलकनंदा नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां अपना जल गिराती है जो इनकी सहायक कहलाती है। तो अलकनंदा की सहायक नदी एक है धौली गंगा, जो कि अलकनंदा में कहाँ पर आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा में जो धौली गंगा है वो विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। और नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंद प्रयाग में आकर अपना जल गिराती है। और ऐसे एक नदी है पिंडारन, और ये पिंडारन नदी है मेरे भाई, ये भी अपना जल अलकनंदा में गिराती है कर्णप्रयाग में आकर। ठीक है, अब ऊपर से एक नदी आती है मंदाकिनी जो कि अपना जल अलकनंदा में आती है गिराने, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा आकर मिल जाती है किससे, सॉरी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से आकर मिलती है। और जब ये आगे बढ़ती है कहाँ, देवप्रयाग में, जब ये देवप्रयाग में आगे बढ़ती है तो भागीरथी भी आकर अलकनंदा से मिल जाती है। भागीरथी भी आकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा, यहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। इसका मतलब कि भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से हमारा गंगा का निर्माण हुआ, आप ये कह सकते हैं। तो अब ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में यमुना से जाकर मिलती है, प्रयागराज में यमुना से जाकर हमारी गंगा मिलती है। और ये प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जब आगे बढ़ता है तो हरिद्वार में, और हरिद्वार में जाकर ये गंगा क्या होती है, पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है ना, यानी कि हरिद्वार में जो गंगा नदी है ये पहाड़ों से छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है मेरे भाई हरिद्वार से। उससे पहले वो पहाड़ों में केवल बहती रहती है, लेकिन हरिद्वार में वो जाकर
जो है वो पर्वतों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो अब हमारी कहानी इस भाग से होने वाली है। अब हमारी कहानी कहाँ से होने वाली है? हमारी कहानी अब मैदानी भागों से होने वाली है। अब हम आगे गंगा नदी तंत्र को देखते हैं कि आगे गंगा नदी तंत्र कौन कौन है, हम इसको देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपने यहाँ देख लिया कि एक गंगा नदी तंत्र कौन है? यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। और यमुना नदी को गंगा की क्या कहा जाता है? यमुना नदी को गंगा की बहन भी कहा जाता है। गंगा की क्या है? भगिनी भी कहा जाता है यमुना नदी को। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। आइए अब गंगा को थोड़ा सा आगे डिटेल्स करते हैं कि अब गंगा में और कौन सी सहायक नदियां हैं यमुना के अलावा। अब यमुना के अलावा भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं, ये मेरा गंगा नदी है, ये मेरा गंगा नदी इस तरीके से बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। तो अब गंगा नदी जब आगे बढ़ता है मेरे भाई इस डायरेक्शन में, जब गंगा नदी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो इसके लेफ्ट से, ठीक ना मेरे भाई, इसके लेफ्ट से यानी कि बाएं की ओर से, बाईं ओर से, ठीक है मेरे भाई, इसके बाईं ओर से कौन आता है? पहला जो नदी है सहायक नदी वो है रामगंगा। ठीक ना, रामगंगा आती है। और रामगंगा कहाँ मिलती है जाकर? गंगा में कन्नौज के आसपास। कन्नौज के आसपास ये जो रामगंगा गंगा से मिल जाती है। और इसी रामगंगा पर ही हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। इसी रामगंगा के ऊपर ही हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया मेरे भाई। अब आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो अब गोमती नदी भी आगे उससे मिलती है। कहाँ? गोमती नदी उससे आगे मिलती है प्रयागराज के आसपास। ठीक है ना, गोमती नदी से वाराणसी में मिलती है। प्रयागराज में तो यमुना नदी मिलेगी। प्रयागराज में कौन आता है? यमुना नदी आकर कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। यमुना नदी इससे प्रयागराज में आकर मिलती है, जबकि गोमती नदी वाराणसी में आकर मिलती है। यानी कि गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है? गोमती नदी का मिलन गंगा में वाराणसी में होता है। और इसी गोमती नदी के किनारे दो शहर स्थित है, एक लखनऊ और एक जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई। ये गोमती नदी के किनारे दो प्रमुख शहर स्थित है। ठीक है ना, ये प्रमुख दो शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब जैसे ही ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, पटना के आसपास पहुंचती है, जब ये पटना के आसपास पहुंचती है तो यहाँ पर तीन नदियां आकर मिलती हैं, एक घाघरा नदी और एक गंडक नदी और नीचे से हमारी सोन नदी मिलती है। ठीक है ना, जब ये गंगा नदी आगे उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ती है, बिहार में पटना के आसपास पहुंचती है, तो पटना के आसपास इस गंगा नदी से तीन नदियां आकर मिलती है, घाघरा नदी, गंडक नदी और सोन नदी। ये तीन नदियां आकर पटना के आसपास गंगा में मिलती है। अब बात करते हैं घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी की दो सहायक नदियां मेरे भाई, एक राप्ती नदी है और एक सरयू नदी है। एक राप्ती नदी और एक सरयू नदी है मेरे भाई। और इसी सरयू नदी के किनारे ही हमारा अयोध्या स्थित है। ठीक है मेरे भाई, इसी सरयू नदी के किनारे हमारा अयोध्या स्थित है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और सरयू नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा नदी। सरयू नदी की सहायक कौन है? शारदा नदी। और सरयू नदी घाघरा के सहायक है। ठीक ना, और घाघरा के सहायक है राप्ती नदी। ये सभी नदियां अपना जल घाघरा में गिराती है और घाघरा अपना जल गंगा में आके गिराती है। इसलिए गंगा के सहायक केवल घाघरा हुई, बाकी राप्ती और सरयू नदी जो हुई वो केवल और केवल घाघरा के सहायक मानी जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अब ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है बिहार में जब आगे बढ़ती है तो अब वो वहां पर एक नदी आकर मिलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी आगे इससे मिलती है और आगे बढ़ती है तो कोसी नदी भी आकर गंगा में मिल जाती है बिहार में। ये सभी एरिया बिहार का ही मेरे भाई, बिहार में ही कोसी नदी भी आकर गंगा से मिलती है। और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है मेरे भाई, इस बात को आप समझिएगा। फिर आगे गंगा नदी बढ़ती है तो आगे बढ़ती है तो अब यहीं पर आती है एक नदी महानंदा नदी, जो कि आकर मिलती है गंगा नदी। अब इस तरीके से गंगा नदी बिहार से होते हुए पहुंच जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है मेरे भाई। तो पश्चिम बंगाल में ही हमारी जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में हमारी गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है हुगली नदी, जो कि चली आती है हमारी कहाँ? कोलकाता के साइड। और एक का नाम हो जाता है भागीरथी। यानी कि जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है मेरे भाई तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और दूसरा भागीरथी। यानी कि जिस नाम से उसकी उत्पत्ति हुई थी उसी नाम में फिर से जाकर टूट जाती है।
यानी कि गंगा नदी भागीरथी नदी पहले हुआ करती थी, यानी कि भागीरथी का नाम ही गंगा हुआ ना। तो अब ये फिर से जाकर पश्चिम बंगाल में फिर से क्या बन जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है मेरे भाई। और यहीं से इसकी एक शाखा भागीरथी बन जाती है, दूसरी शाखा हुगली बन जाती है। और इसी हुगली नदी के किनारे ही हमारा कोलकाता शहर स्थित है। इसी हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर स्थित है मेरे भाई। अब इसी हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। हुगली की एक सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी है मेरे भाई। अब ये जो भागीरथी है, अब ये आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। आगे बढ़ते हुए सॉरी आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है मेरे भाई। और बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है हमारी गंगा, जब हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में विभक्त होती है, एक हुगली नदी और एक आपका भागीरथी। अब यही भागीरथी यानी कि गंगा नदी, भागीरथी यानी कि गंगा नदी जब हमारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो फिर से उसका नाम बदल जाता है, फिर से उसका नाम बदल जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहीं से हमारी जो ये गंगा नदी यानी कि पद्मा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं गंगा नदी कैसे होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। तो आप देख रहे हैं कि गंगा नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये जो नदियां हैं, ये नदियां कहाँ हैं, इसके लेफ्ट साइड से आ रही हैं, जबकि इसके राइट साइड से इसके दाएं तट की कौन नदियां, दाएं तट की नदी एक यमुना नदी है, दाएं तट की नदी, और एक सोन नदी है जो कि इसके दाएं किनारे से उससे मिल रही है। तो दाएं तट की नदियां यमुना नदी है और सोन नदी है। बाकी ये जो नदियां दिखाई दे रही है सब के सब बाएं तट की नदियां हैं मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हो जाती है अपने यमुना नदी की। तो मेरे भाई यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो यमुना नदी के भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक का नाम चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो नदियां हैं ये हमारी यमुना की सहायक नदियां मेरे भाई, यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसी बेतवा और केन नदी पर एक परियोजना चल रही है, ठीक है ना, शायद कंप्लीट भी हो चुकी होगी अब तक, तो ठीक है ना। यही पर केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही थी, अब में भी कंप्लीट भी हो गया होगा। तो ये जो केन, बेतवा, सिंध और चंबल है ये सभी सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। और चंबल के भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक है क्षिप्रा नदी, जिसमें से क्या है, क्षिप्रा नदी है। इस तरीके से आप देख पाए कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है, गंगा के बाएं तट की नदियां कौन है, गंगा के दाएं तट की नदियां कौन है। तो दाएं तट में केवल दो नदियां आएगा मेरे भाई, दाएं तट में केवल दो नदियां आएगा मेरे भाई, एक है यमुना, दूसरा है सोन नदी, एक है यमुना, दूसरा सोन नदी। बाकी आप जो देख रहे हो रामगंगा, जो आप देख रहे हो रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। ये सभी के सभी इसके बाएं तट की नदियां मेरे भाई। इस तरीके से गंगा और उसकी सहायक नदियों को हम देख पाए और इसी को बोला जाता है गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र मेरे भाई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम आज पूरे गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बाद गंगा कहाँ से चली, कब उसका नाम गंगा पड़ा, और जब वो आगे बढ़ी तो उसमें कौन कौन सी नदियां मिली, इस सब चीज को हम लोग विदिन सम मिनट में इस सब चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ को मिलती है और कहाँ को जाती है मेरे भाई। आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई आज के सेशन में केवल हमारा गंगा नदी तंत्र ही था, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेरा अगला जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर ही मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आज के सेशन के लिए केवल इतना ही था। तो जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आपको मेरा ये सेशन जरा भी पसंद आ रहा है मेरे भाई ना, तो आप इसको प्लीज अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।